हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का प्रयास एकेडमी कल्याणपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैथ का सिलेबस मैंने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है आपको नंबर सिस्टम बहुत पसंद आया होगा। तो जिन लोगों ने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है वह प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें, क्योंकि आपको पता मैथ को समझने के लिए क्योंकि यहाँ पे गणनाएं की जाती हैं, तो गणनाओं को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए आपका नंबर का जानना अति आवश्यक है। इसलिए आप उस चैप्टर को अवश्य देखें, क्योंकि वह मैथ का पूरा एक जड़ है, अर्थात मेन रूट है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, उसको आप देख लें। और आज जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा वह है HCF व LCM, अर्थात लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इस पे आज विशेष चर्चा करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो है HCF व LCM। आपका चैप्टर है HCF व LCM। क्या होता है HCF, क्या होता है LCM, क्या होता है इनका पूरा नाम, कहाँ से किस प्रकार इन्हें निकाला जाता है, अर्थात किसी भी संख्याओं के HCF व LCM किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं, किस प्रकार से इसमें ट्रिक हम बनाते हैं, ट्रिक के रूप में इसमें बहुत आसानी से किस प्रकार से निकाल सकते हैं, उन सभी पर एक विशेष चर्चा रहेगी। तो आइए देखते हैं पहले इसका पूरा नाम। तो HCF का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM का आपका पूरा नाम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये LCM का फुल फॉर्म है। और आपका जो HCF का फुल फॉर्म है वह है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को शॉर्टकट लिख दिया जाता है H, ये आपका C और यहाँ से आपका F, तो आपका हो जाता है HCF। LCM में यहाँ से L, यहाँ से C, यहाँ से M उठाया जाता है, तो LCM हो जाता है, तो हो जाता है आपका LCM, शॉर्टकट दर्शा देते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में किसे क्या कहते हैं तो देखते हैं। तो इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक इसे कहते हैं। और इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं इसे, लघुत्तम समापवर्त। और इसे महत्तम समापवर्तक के नाम से जाना जाता है। तो यह है इनकी हिंदी का फुल फॉर्म। अब देखते हैं इसको हिंदी में शॉर्टकट लिख दिया जाता है माँ, और यहाँ से सा, तो मासा लिख दिया जाता है इसे हिंदी में। इसी हिंदी में शॉर्टकट लिख दिया जाता है यहाँ से ला और यहाँ से सा, तो लासा इसे लिखा जाता है संक्षेप में। तो आपने देखा क्या है इनका फुल फॉर्म। तो आपका मासा अर्थात महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त, लासा इसे संक्षेप में लिखा जाता है। अब ये यहाँ पे मैंने दे रखा है अपवर्तक और यहाँ पे दे रखा है अपवर्त, इन दोनों शब्दों में भी अंतर है। और बाकी बात महत्तम और लघुत्तम इनमें भी अंतर है। क्या है ये अंतर, कहाँ से आया, ये सब क्या होते हैं। तो अगर इसमें और एक बेसिक चर्चा करते हैं कि ये किस प्रकार से LCM और HCF अर्थात लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, यदि उस पर चर्चा करते हैं किस प्रकार ये बना है। तो इसकी एक कॉमन जो मेन मूल इसकी जो भूमिका है उसको देखते हैं। तो महत्तम और आपका समापवर्तक, सम, इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए तो सम धन अपवर्तक होता है। ये इसी ही शब्द में मेन छुपा हुआ है, यानी इसका रूप जो इसकी मेन पृष्ठभूमि है वह इसी जगह पर छुपी हुई है। किसमें, समापवर्तक में। समापवर्तक यानी सम धन अपवर्तक इसे कहते हैं।
इसे क्या कहते हैं? तो इसे सम धन अपवर्त, इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए तो इसे कहा जाता है सम धन अपवर्त। अपवर्त के नाम से, यानी इसका जो संधि विच्छेद है वह सम धन अपवर्त है। अब ये सम मीन्स आप जानते हैं होता है समान, सम का अर्थ है समान। अपवर्तक को दूसरे अन्य नाम से भी जाना जाता है गुणनखंड, यानी अपवर्तक को गुणनखंड दूसरे उपनाम से जाना जाता है। अपवर्त यहाँ पे भी आप देख रहे हैं सम, सम का अर्थ है आपका समान, अपवर्त का अर्थ है आपका गुणज। यहाँ पर अपवर्त का अर्थ होता है गुणज। अब जानते हैं कि अपवर्तक या अपवर्त में क्या अंतर है, तो इसको भी एक पृष्ठभूमि के रूप में देखते हैं। तो ध्यान से देखते रहिएगा कहाँ से किस प्रकार से आपका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो मैंने अभी बात की आपका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त ये है। तो समापवर्तक का मेन संधि विच्छेद आपने देखा, लघुत्तम यानी महत्तम समापवर्तक में समापवर्तक का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो सम धन अपवर्तक होता है। क्या होता है? तो सम धन अपवर्तक होता है। अर्थात सम का अर्थ होता है समान, अपवर्तक का अर्थ होता है आपका गुणनखंड, गुणनखंड होता है। और यहीं पर इसकी अगर संधि विच्छेद किया जाए तो सम धन अपवर्त होता है। यहाँ पर अपवर्तक होता है, यहाँ अपवर्त होता है। अब सम मीन्स आप जानते हैं इसका अर्थ होता है समान, अपवर्त मीन्स होता है गुणज। अपवर्त को दूसरे उपनाम से हम कह सकते हैं गुणज इसका। अब देखते हैं ये क्या होते हैं गुणनखंड और किस प्रकार से होते हैं। और इस महत्तम का मतलब होता है यानी अधिकतम। यहाँ पर महत्तम की बात की जाती है तो अधिकतम की बात की जाती है, और यहाँ लघुत्तम की बात की जाती है तो कम से कम, यानी कम से कम। लघु मतलब छोटा, यानी कम से कम कितना छोटा, तो यहाँ कम से कम की बात की जाएगी। तो इस पे भी ध्यान देना है। अब जैसे अपवर्तक या अपवर्त में आते हैं, जैसे अगर बात की जाए 4 के अपवर्त, तो अपवर्त 4 के अपवर्त, तो 4 के अपवर्त की बात की जाए तो जो संख्या आपको दी जाएगी, जिसके अपवर्त की बात की जाएगी, उस संख्या से बड़ा ही हमेशा अपवर्त होगा और उसका गुणज होगा। अर्थात संख्या का जिस संख्याओं में भाग चला जाएगा वो सभी संख्याएं 4 की अपवर्त होंगी। तो आप जानते हैं 4 का अगर मल्टीपल लिखेंगे, 4 का अगर हम सभी गुणज लिखेंगे वह सभी अपवर्त होंगे। जैसे 4 का अपवर्त 4 स्वयं होता है, क्योंकि 4 का डिवाइड 4 में ही, यानी संख्या जो होती है उसका प्रथम अपवर्त संख्या स्वयं होती है। तो 4 के अपवर्त की बात की जाए कि सबसे प्रथम यानी पहला अपवर्त कौन सा है, तो जो संख्या से जिस संख्या का अपवर्त पूछा जाएगा वह संख्या स्वयं ही अपवर्त होती है। 4 का अपवर्त स्वयं 4 है। उसके बाद 4 का मल्टीपल 8, उसके बाद 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20, उसके बाद 24, उसके बाद 28, उसके बाद 32, उसके बाद 36, उसके बाद 40, इस प्रकार से। तो ये आपका अपवर्त निकलते रहेंगे। ये सभी 4 के अपवर्त हैं। यदि बात की जाए 6 के अपवर्त की, 6 के अपवर्त तो 6 के अपवर्त, तो 6 के अपवर्त संख्या कौन सी है? 6। तो 6 का अपवर्त पहला अपवर्त संख्या स्वयं होगी, अर्थात 6 के अपवर्त में पहला अपवर्त 6 ही होगा, अर्थात 6। उसके बाद इसके गुणज में चलेंगे। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छरंग 36, 6 सते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नवा 54
और 6 दाम 60, और इसी प्रकार मल्टीपल जितने भी होंगे वह सभी अपवर्त होते हैं। अब आपने अपवर्त देखा, अब बात की जाए अपवर्तक क्या होते हैं। जैसे बात की जाए 4 के अपवर्तक, तो अपवर्तक जो होते हैं वह जिस संख्या के अपवर्तक पूछे जाएंगे अपवर्तक संख्या से हमेशा छोटे ही होंगे या बराबर होंगे। संख्या से अपवर्तक कभी भी बड़ा नहीं होता है। संख्या से अपवर्तक या तो छोटे होंगे या बराबर ही होगा, अर्थात स्वयं संख्या होगी। ऐसे 4 के अपवर्तक की बात की जाए तो यहाँ पर कहने का मेन आशय यह है, जो संख्याएं 4 को पूरी तरह डिवाइड करेंगी वह संख्याएं ही इसकी अपवर्तक कहलाएंगी। जैसे कि सबसे पहली संख्या आपकी 1 है। 1 4 को पूरी तरह, एक ऐसी संख्या होती है जो सभी संख्याओं का अपवर्तक होती है, वो भी पहली संख्या। किसी भी संख्या का प्रथम और सबसे छोटा अपवर्तक की बात की जाए तो वह 1 आंसर होगा। आपका इस प्रकार से प्रश्न भी बन जाते हैं। तो 4 के अपवर्तक, तो 4 का पहला अपवर्तक 1 है, 1 का डिवाइड 4 में चला जाएगा। उसके बाद में 2 का डिवाइड 4 में चला जाएगा। उसके बाद में 3 है तो 3 नहीं है क्योंकि डिवाइड नहीं जाएगा। उसके बाद स्वयं संख्या 4 है, अर्थात अपवर्तक संख्या स्वयं या उससे छोटा। अगर सबसे बड़ा अपवर्तक की बात की जाए तो संख्या स्वयं सबसे बड़ा अपवर्तक होती है, लेकिन अपवर्त में यहीं पर सबसे बड़ा की बात की जाए तो सबसे बड़ा अपवर्त अनंत होता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। सबसे छोटा अपवर्त ज्ञात किया जा सकता वह संख्या स्वयं होती है। तो यहाँ पे भी समझ में आ गया होगा उम्मीद है, और यह भी समझ में आ गया होगा। अगर 6 के अपवर्तक की बात की जाए, 6 के अपवर्तक की बात की जाए तो 6 का प्रथम अपवर्तक 1 है। उसके बाद 6 2 से डिवाइड होगा तो अपवर्तक 2 है। उसके बाद 6 3 से डिवाइड होगा तो अपवर्तक 3 है। उसके बाद 4 से डिवाइड नहीं होगा, 6 5 से नहीं होगा, फिर कितने से होगा? स्वयं 6 से होगा। तो इसके 6 के अपवर्तक ये हैं। उम्मीद है आपको अपवर्त और अपवर्तक में समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं अपवर्त और क्या होते हैं अपवर्तक। अब और आगे चलते हैं। अब बात आती है सम अपवर्तक या सम अपवर्त। तो देखिए, जब किसी भी 2 संख्याओं के अपवर्तक समान होंगे, जैसे अगर बात की जाए 4 व 6 के सम अपवर्तक कितने हैं, यानी सम अपवर्तक बताएं। किसके किसके बताने हैं? तो 4 और 6 के। तो वे संख्याएं जो 4 को भी डिवाइड कर रही होंगी और 6 को भी डिवाइड कर रही होंगी, दोनों को डिवाइड कर रही होंगी, ऐसे अपवर्तक सम अपवर्तक कहलाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अपवर्तक की बात की जा रही है। जैसे 4 और 6 की बात की जाए, इन दोनों के अपवर्तक कौन है? तो दोनों को 1 डिवाइड कर रहा, मैंने बताया 1 जो संख्या होती वह तो सभी का अपवर्तक होती है। उसके बाद में आपका 4 और 6 को 2 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर रही होगी। तो इन दोनों के 4 और 6 के अपवर्तक की बात की जाए तो कितना है? तो 2 आंसर आ जाएगा। क्योंकि 1 सभी का अपवर्तक होता है, इसलिए 1 किसी को माना नहीं जाता है, अर्थात 1 को नहीं लिया जाता है, साथ में केवल और केवल 2 से शुरू किया जाता है। अर्थात 4 और 6 के अपवर्तक की बात की जाए कितने हैं? 2 हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्या? सम अपवर्तक। अब सम अपवर्तक बात की जाए तो ये जो अपवर्तक है, इन अपवर्तकों में ज़्यादा से ज़्यादा कितने अंक दोनों को विभाजित करेंगे तो वह 1 विभाजित करेगा। तो अधिक से अधिक कितने अंक विभाजित करेंगे तो वह 4 और 6 संख्याओं के अपवर्तक में अधिक से अधिक अंक दोनों को कौन डिवाइड करेगा? तो 2 डिवाइड करेगा, इसके अलावा अन्य नहीं है। तो अधिक से अधिक और सम मतलब समान, और अपवर्तक में दोनों अपवर्तक हैं, ये 4 और 6 के अपवर्तक हैं। तो अधिकतम समान अपवर्तक, यही कह सकते हैं अधिकतम समान अपवर्तक। तो वह कौन सा है? 2 है। इसका आंसर हो जाएगा 2। उम्मीद है आपको महत्तम समापवर्तक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, क्या इसकी मेन रूट होती है, वह समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं
आपके लघुत्तम समापवर्त पे। लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, तो इसको इरेज करते हैं। तो लघुत्तम समापवर्त की बात कर रहे हैं अब। तो 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त की बात की जाए तो लघुत्तम मतलब कम से कम, जैसे यहाँ पे बात कर दी जाए 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त निकालें तो सम अपवर्त निकालना है। अपवर्त 4 के ये सभी अपवर्त हैं जो अनंत तक जाएंगे, 6 के ये सभी अपवर्त हैं जो अनंत तक जाएंगे। तो अधिकतम की बात यहाँ पर नहीं की जा सकती, क्योंकि अधिकतम तो बहुत सारे 4 के गुणज होंगे, बहुत सारे आपके 6 के गुणज होंगे। तो अधिकतम यहाँ अपवर्त निकालने को नहीं कहा जाता है कभी भी। हमेशा और हमेशा कम से कम ऐसे कितने अपवर्त हैं जो दोनों को डिवाइड कर रहे होंगे। तो 4 और 6, 4 के अपवर्त ये हैं, 6 के अपवर्त ये हैं। इसमें अधिकतम की बात नहीं की जाएगी, मैंने बताया हमेशा कम से कम की बात की जाएगी। तो कम से कम कौन सा है, जो 4 और 6 दोनों को। तो इधर सबसे छोटे अंकों में देखते हैं, यानी कम से कम यानी छोटे अंक। तो 4 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, जो दोनों में हो। तो आपने देखा 12 इसमें भी है और 12 इसमें भी है। अब आगे भी और बहुत हैं जो सम अपवर्त हैं दोनों संख्याओं में, लेकिन मैंने बताया अधिक से अधिक की बात नहीं की जाती। यहाँ पर कम से कम ऐसे होने चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर रहे हों, ऐसे अपवर्त। तो इसमें भी 12, इसमें भी 12, पहला अपवर्त ले लिया, यानी सबसे छोटा यानी कम से कम वाला जो अपवर्त है वह कितना है, 12। तो 4 और 6 का जब आप निकालेंगे यानी सम लघुत्तम, लघु का मतलब सबसे छोटा, आपको अपवर्त निकालना है। क्या है यहाँ पर, तो लघु मतलब कम, कम से कम, सम मीन समान, और गुणज यानी जितनी संख्याएं दी हो, यहाँ पर केवल 2 रखी हैं, यदि हो सकता 3, 4, 5, 6 कितनी भी संख्याएं, उन सभी संख्याओं में जो कम से कम और समान होंगे सभी में गुणज, सभी संख्याओं के गुणज समान होंगे, उन्हीं को कहा जाता है क्या, LCM के नाम से जाना जाता है। तो सबसे छोटी संख्या 12 है, तो आपका लघु सम अपवर्त है, यहाँ पर अपवर्तक नहीं है, तो अपवर्त निकल के आएगा कितना, 12। अर्थात इसी को शॉर्टकट लासा कह दिया जाता है, या इसी को आप इंग्लिश में LCM के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि LCM की जो मेन जो जड़ होती है, मेन जो भूमिका होती है, वो कहाँ पर टिकी है, तो वो इस जगह पर टिकी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, इसका मैंने मेन रूट बताया। अब आपको बताते हैं परीक्षा की दृष्टि से आप, क्योंकि यहाँ पर मेन रूट बताने का ये उद्देश्य था कि कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, जिनको ये पहले से ज्ञात नहीं होता है कि ये LCF और LCM है क्या चीज़। तो वो डायरेक्ट करना केवल जानते हैं, बाकी जानते नहीं, क्योंकि किसी भी जब टॉपिक को आप पढ़ें तो उसको अच्छे से पढ़ने का यह एक तरीका होता है कि आप उसके मेन रूट को पहले पकड़ें, क्योंकि यदि पेड़ की जड़ को आप पकड़ेंगे तो पूरी पत्तियां तक हिलाने की आपके अंदर क्षमता होगी। तो आइए देख चलते हैं। अब आते हैं कि HCF व LCM किसी भी, जब कोई भी संख्याएं दे रखी होंगी तो उन संख्याओं के लासा या मासा किस प्रकार से निकालेंगे। तो निकालने के लिए हम आपको मुख्य रूप से 3 विधियां बताएंगे। एक आपकी बेसिक विधि होगी, दूसरी होगी ट्रिक मेथड, और तीसरा होगा बाई ऑप्शन मेथड, यानी केवल आप ऑप्शन से, यहाँ तक कि पेन भी नहीं पकड़ेंगे और ऑप्शन को देखेंगे और बस आप करेक्ट वाले आंसर को पकड़ेंगे। तो आइए तीनों पर चर्चा करते हैं। बेसिक, जैसे मान लीजिए 6, 12, 18 का HCF आपसे पूछ दिया जाए या LCM पूछ दिया जाए, तो किस प्रकार से निकालेंगे HCF और किस प्रकार से निकालेंगे LCM, इस पे चर्चा करते हैं। तो LCM ज्ञात करने की, LCM जो या HCF जो भी ले ले, HCF या LCM ज्ञात करने की मुख्य रूप से 2 विधियां हैं। कौन कौन सी है, तो एक है आपकी डिवाइड मेथड, अर्थात कहते हैं भाग विधि से, भाग विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। दूसरा है आपका फैक्टर मेथड,
फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड जिसे कहते हैं गुणनखंड विधि। तो यह एक बेसिक लेवल से बता रहे हैं जो आप कक्षा 6 से 8 के बीच में आपने बहुत अच्छे से यह आपके अध्यापक ने पढ़ाया होगा, क्योंकि कक्षा 6 से 8 तक ये बेसिक होता है। तो बेसिक आधार पे आपको बताते हैं। आप कक्षा 8 में आप यदि अपनी मेमोरी को थोड़ा सा बैक करें तो कक्षा 8 में आपको बताया गया होगा, यदि कहा जाए 5 व 15 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF निकालने को आता है और भाग विधि से जब ज्ञात करते थे तो आपको ज्ञात होगा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड दिया जाता था, अर्थात डिवाइड करते थे और डिवाइड तब तक करते थे जब तक उसका शेषफल शून्य नहीं हो जाता था। तो 5 का डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, आपका कितना 5 बचेगा। फिर इस 5 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 एकम 5, तो कितना हो जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा शून्य। जब शून्य आ जाता था तो जो शून्य आने से जस्ट पहले जो आपका भाजक होता था वह भाजक ही आपका HCF ज्ञात हो जाता था, अर्थात वही आपका आंसर होता था। अगर इसमें बात करें 5 और 15 में तो HCF आपका निकल के आ गया कितना, 5। तो उम्मीद है आप इस प्रकार ज्ञात करते थे और आपको याद आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि में क्या बताया जाता था, 6, 12, 18 और कह दिया जाता था कि गुणनखंड विधि द्वारा आप HCF ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने क्या करते थे, तो आपके अध्यापक बताते थे सभी संख्याओं के अलग अलग गुणनखंड कर लेते थे। 6 का करते थे जैसे, तो 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। उसके बाद 12 का गुणनखंड करते थे, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। उसके बाद में आप करते थे 18 के गुणनखंड, तो 18 का गुणनखंड 2 नेम 18, 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3। तो इस प्रकार से आपके गुणनखंड प्राप्त हो जाते थे। तो देखते हैं किसका किस प्रकार। तो 6 का आपको गुणनखंड प्राप्त हुआ 2 गुणे 3। उसके बाद में आपका 12 का आपको प्राप्त हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3। उसके बाद में 18 का आपको प्राप्त हुआ कितना, तो 2 गुणे 3 गुणे 3। अब आपको HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए गुणनखंड लिख लिया आपने, देखा 6 का 2 गुणे 3 है, 12 का 2 गुणे 3, 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3। अब ये देखना आपको है कि सभी संख्याओं के गुणनखंडों में कौन सी संख्या सभी में समान है, अर्थात सभी में आई हुई है। तो यहाँ पे अंक देखें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। 2 सभी में आया है तो 2 लिख लेंगे अलग। उसके बाद में आप देखेंगे 3 भी सभी में आया है तो 3 लिख लेंगे। तो 2 और 3 ये 2 अंक ऐसे हैं जो सभी के गुणनखंडों में उपस्थित हैं, तो इन्हीं का मल्टीपल कर लेंगे 2 तिहाई 6। तो आपका जो HCF निकल करके आएगा वो आएगा आपका 6। इस प्रकार आप गुणनखंड विधि से कक्षा 6 से 8 तक निकालते थे। तो ये थी एक बेसिक मेथड। अब आते हैं कि इसको थोड़ा ट्रिकी रूप में लेके चलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो परीक्षाओं में जब आप प्रतियोगी परीक्षा में जब आप एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर आपको बहुत कम समय में आपको प्रश्न का उत्तर चुनना रहता है। वह चाहे आप फार्मूले से लगाए हो, चाहे आप टिक से लगाए हो, चाहे बाई ऑप्शन लगाए हो और चाहे बाई तुक्का लगाए हो। लेकिन तुक्का मत मारना, क्योंकि तुक्का सफल नहीं होता है। 99% वह सफल ही नहीं होता है, बल्कि 9.9। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं ट्रिकी रूप में। ट्रिकी रूप में क्या करेंगे, तो HCF व LCM निकालने के लिए सबसे पहले HCF और LCM दोनों पे चलते हैं। तो HCF यदि आपको निकालना हो तो आप हमेशा एक चीज़ माइंड में मैकअप रखें, HCF जब भी निकालना होगा तो आपका जो भी उत्तर आएगा वह हमेशा जो भी संख्याएं दी होंगी उनसे उत्तर हमेशा आपका कम रहेगा। कैसा रहेगा, कम रहेगा।
क्योंकि आपने अभी भी देखा था ये अपवर्तक से निकलता है, तो हमेशा जो भी संख्याएं दी रखी होंगी उन संख्याओं से कम ही उत्तर की जो संख्या होगी वह वैल्यू कम होगी। और जो एलसीएम होगा यह उत्तर जो भी होगा वह उत्तर में वैल्यू जो इसकी होगी वह हमेशा संख्याओं से कैसी होगी, तो बड़ी होगी। तो ये माइंड में मैकअप रख करके रखना है। तो एचसीएफ निकालना आपको बताया, क्या उत्तर कैसा होगा, छोटा अर्थात कम होगा। कम होगा तो अगर संख्याएं जब दी हों तो एचसीएफ जब आपको निकालना हो तो बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 6, 12, 18, इसमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए जो भी संख्याएं दे रखी हों उन सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या को देखना है। जो भी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या हो उस छोटी संख्या को देखना है, वही आपकी एचसीएफ हो सकती है। कब हो सकती है, यदि उस छोटी संख्या का अन्य सभी संख्याओं में डिवाइड पूरी तरह अर्थात भाग चला जाता है तो वह संख्या स्वयं ही एचसीएफ होगी। और अगर नहीं जाता है तो एचसीएफ निकालने के लिए उस छोटी संख्या में 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वह अगर पूरे को डिवाइड करता है तो वह एचसीएफ होगा। फिर भी अगर वो नहीं होता है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। इस प्रकार से आप एचसीएफ आराम से ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि इसमें देखना है तो इसमें 6, 12, 18 सबसे छोटी संख्या 6 का डिवाइड 12 में जा रहा, 6 का डिवाइड 18 में जा रहा पूरा, तो यह संख्या 6 ही एचसीएफ है। यही आंसर हो गया। जैसे नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे मान लीजिए है 4, आपका 6, 18 और आपका 21। अब देखिएगा, अब यहाँ पे सबसे छोटी संख्या आपको क्या निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का उत्तर कैसा होता है, कम होता है अर्थात छोटा होता है। उत्तर छोटा तो संख्या कौन सी देखनी है, छोटी देखनी है। तो छोटी संख्या देखी 6 का डिवाइड 18 में जा रहा, पूरा जा रहा, 6 का डिवाइड 21 में जा रहा, नहीं जा रहा, तो एचसीएफ ये नहीं होगी। जब नहीं होगी तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 3। क्या 3 6 को डिवाइड करता है, तो उसको तो डिवाइड करेगा ही। 6 क्या 3 18 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल डिवाइड कर रहा है। क्या 3 21 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल डिवाइड कर रहा है। एचसीएफ आपका जो निकल के आ गया वह कितना आ गया, 3। इस प्रकार से यदि यह भी डिवाइड ना करता तो फिर 6 में हम 3 का डिवाइड करते, जो उत्तर आता उससे डिवाइड करके देखते। फिर भी ना डिवाइड होता तो 6 में 4 का डिवाइड करके हम जो उत्तर आता उसको चेक करते, वह एचसीएफ होता है। इस प्रकार से आप छोटी संख्या देखें, अगर उसका डिवाइड सभी अन्य संख्याओं में चला जाता है तो एचसीएफ वही होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसमें 2 का 3 का डिवाइड करके जब तक ऐसा अंक नहीं प्राप्त हो जाता है जो सभी संख्याओं को पूरी तरह डिवाइड करता है तब तक काटते रहते हैं, और जो डिवाइड करेगा वही आपका एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एलसीएम की ओर। एलसीएम यदि निकालना हो आपका, जैसे 6, 12 और 18, अगर इसमें एचसीएफ की जगह एलसीएम निकालना हो, इसमें क्या निकालना हो तो एलसीएम अगर ज्ञात करना हो तो एलसीएम का उत्तर कैसा होता है, संख्या कैसी होगी, बड़ी होगी। अर्थात उत्तर कैसा होगा, बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो जो संख्याएं दी होंगी उन संख्याओं में सबसे बड़ा अंक देखना है। एलसीएम निकालने के लिए उत्तर छोटा तो छोटा अंक देखना है, एलसीएम निकालने के लिए उत्तर बड़ा तो हमेशा बड़ी संख्या देखनी है। तो कितनी है संख्या, 18। 18 जो बड़ी संख्या है वही एलसीएम हो सकती है, वही संख्या एलसीएम हो सकती है। कब हो सकती है, जब अन्य सभी संख्याएं उसको पूरी तरह डिवाइड करेंगी तो वही संख्या एलसीएम हो सकती है। अब देखें, क्या 6 18 को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, तो बिल्कुल डिवाइड कर रहा है। क्या 12 भी 18 को डिवाइड कर रहा है, तो 12 का डिवाइड 18 में नहीं जा रहा है, अर्थात 18 एलसीएम नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप
2 का डिवाइड करते थे, फिर 3 का डिवाइड, 4 का डिवाइड चलेगा। यहाँ पर क्या चलेगा, यहाँ 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना चलेगा। अर्थात 18 का अब 2 गुना कर लीजिए, क्योंकि यह बड़ी संख्या एलसीएम नहीं है। 18 का 2 गुना करेंगे, 18 दूनी 36। अब 36 में चेक करिए क्या सभी का डिवाइड जा रहा, तो 6 का जा रहा, 12 का जा रहा, 18 का जा रहा, सभी का जा रहा। यही आपका एलसीएम प्राप्त हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए 4, 8 और 10, 4, 8 व 10, इसका आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। 4 का डिवाइड जा रहा, नहीं जा रहा, 8 का डिवाइड जा रहा, नहीं जा रहा है, तो इसको 2 गुना कर लीजिए। कितना कर लीजिए, 2 गुना। 10 दूनी 20, 20 में 4 का जा रहा, बिल्कुल जा रहा, 8 का जा रहा, नहीं जा रहा, तो इसको 2 गुने में, यानी यह गलत है। अब इसको 3 गुना कर लीजिए, तो 10 तिहाई 30, क्या 4 का डिवाइड जा रहा, नहीं जा रहा, 8 का जा रहा, नहीं जा रहा। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको 4 गुना कर लीजिए, 10 चौके 40, 4 का डिवाइड जा रहा है, बिल्कुल जा रहा, 8 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 10 का भी, वो तो जाएगा ही। तो कितना आ गया, 40। 40 ही आपका क्या प्राप्त हो गया, एलसीएम प्राप्त हो गया। अर्थात लासा आपका 40 प्राप्त हो गया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब और आगे चलते हैं। अब स्पेशल एलसीएम की बात करते हैं। ये जो मेथड है, जो ट्रिकी मेथड है, ये कहीं ना कहीं फंस जाता है जा कर के। कब फंस जाएगा, तो आइए चेक करते हैं। बहुत अच्छा है, लेकिन ये छोटी संख्याओं के लिए ये मेथड था। अगर बड़ी संख्याएं दे दी जाएंगी तो ये फंस जाएगा जा कर के। जैसे कि दे दिया जाए 12, 18 और 12, 16, 18, इन संख्याओं का कह दिया जाए एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, 12 का डिवाइड नहीं जा रहा, 16 का नहीं जा रहा, 2 गुना करेंगे, 18 दूनी 36, 12 का जा रहा, 16 का नहीं जा रहा, फिर 3 गुना करेंगे 54, तो 12 का डिवाइड नहीं जा रहा, 16 का नहीं जा रहा। अब उसके बाद में फिर 4 गुना करेंगे तो 72, 16 का जा रहा तो नहीं जा रहा, 12 का जा रहा तो जा रहा है, तो कि 1 का नहीं जा रहा। तो इस प्रकार से जब आप परीक्षाओं में करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं फंस जाएगा जा कर के। यानी आपको 2 गुना 3 गुना कब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो आपको समय लग सकता है, दिक्कतें हो सकती हैं। तो वह दिक्कतें ना हों उसके लिए एक एलसीएम के लिए स्पेशल जो एलसीएम है, इसी के लिए एक बेस्ट, इससे भी नई और अच्छी विधि ट्रिक जो है वह कौन सी ट्रिक है उसको ध्यान से देखें। वर्क यही करना है, सब कुछ क्या करना है, थोड़ा प्रोसेस चेंज करना है। 12, 16, 18 ये 3 संख्या दी गई हैं। सबसे बड़ी संख्या को देखना है, उसका आपको फैक्टर करना है। इसका फैक्टर कर लीजिएगा, 2 नेम 18, और भी कर किया जा सकता है इसका फैक्टर, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, ये फैक्टर हो गया। उसके बाद में सबसे बड़ी संख्या के अतिरिक्त अब अन्य 16 का कर लीजिएगा फैक्टर। 16 का जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ये इसका हो गया फैक्टर। अब 12 का फैक्टर करेंगे तो 12 का करेंगे 2 दूनी 4, तिहाई 12 हो गया। अब हमेशा आपको बड़ी संख्या पे ही स्टेबल रहना है, वहीं पे कांस्टेंट रहना है। अब देखेंगे इस बड़ी संख्या के फैक्टर से अन्य संख्याओं के फैक्टरों में कौन सा अंक एक्स्ट्रा है। जो एक्स्ट्रा अंक होगा अन्य संख्याओं के फैक्टर में, वह बड़ी संख्या के फैक्टर में जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने का अर्थ मल्टीपल के रूप में ही जोड़ा जाएगा। जैसे इसमें 1, 2 है, अंक यहाँ पे 2 कितना है, 1 बार आया, यहाँ पे कितनी बार आया है, 4 बार। तो कितने बार एक्स्ट्रा आया है, 3 बार एक्स्ट्रा। जो एक्स्ट्रा हो उसको मल्टीप्लाई में ऐड कर लो, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐड कर लीजिएगा। अब उसके बाद में इसमें 3 कितने बार आया है, 2 बार,
इसमें चेक करें 3 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 2 बार ऑलरेडी है, यहाँ नहीं लिया जाएगा। 2 बार अंक 2 है, वह कितनी बार आया है, 2 बार आया है, यहाँ तो अब कई बार हो गया, तो इसको नहीं लिया जाएगा। बस इतने को ही आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। बहुत आसान मेथड है ये। तो आपका जानते ही 18 तो पहले से ही था, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 18 में। 8 अट्ठे 64 के 4 6, 8 एकम 8 और 8 4 12 2 14, आपका 144 आ जाएगा आंसर। इस प्रकार से आप बहुत आसानी से बड़ी संख्याओं में भी यह ट्रिक आपकी काम आएगी, बहुत अच्छी। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप भूलें नहीं, क्योंकि पढ़ना मुख्य नहीं है, मेन है आपको याद कैसे रहे। एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का उत्तर हमेशा संख्याओं से कैसा होगा, छोटा हमेशा आता है। वैल्यू कैसी आती है, हमेशा छोटी। तो एचसीएफ निकालने के लिए छोटी वैल्यू देखेंगे। छोटी वैल्यू एचसीएफ हो सकती है, कब हो सकती है, जब उसका डिवाइड सभी अन्य संख्याओं में चला जाएगा। अन्यथा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, तब तक डिवाइड करके जब तक वह अंक नहीं प्राप्त हो जाता जो सभी को डिवाइड करता है। जब वह अंक प्राप्त हो जाएगा जो सभी को डिवाइड करेगा, वही आपका एचसीएफ होगा। आसान है। उसके बाद में एलसीएम की बात करें तो एलसीएम का उत्तर कैसा होगा, बड़ा होगा। तो जो भी संख्याएं होंगी उसमें कौन सी संख्या देखनी है, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या में क्या करना है, फैक्टर करना है। बड़ी संख्या में फैक्टर करना है। इसके अलावा अन्य कुछ संख्याओं में फैक्टर करना। जब यह आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके प्रैक्टिस हैबिट में आ जाएगा कि किस संख्या का। यहाँ पे 12 का नहीं करना था, क्योंकि 12 जो है ये 16-18 के बीच में आ जाता है, इसलिए यानी इनके गुणनखंडों के अंतर्गत आ जाता है, इस वजह से इसको नहीं करना चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं। क्यों यहाँ पे किया है, क्योंकि आपको हमने बताने के लिए किया। बाकी बात जैसी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी आप स्वयं समझ जाएंगे। संख्याओं को देख करके आप तुरंत जान जाएंगे किन किन संख्याओं का फैक्टर करना है, किन किन का नहीं करना है। तो आपको सबसे बड़ी संख्या का फैक्टर करना है, उसके फैक्टर को करना है, देखना है, और अन्य संख्याओं के फैक्टर में जो भी एक्स्ट्रा हो वो बड़ी संख्या के फैक्टर में ऐड करके मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, एलसीएम आपका ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने ट्रिक देखी, आपको उम्मीद है अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी और आप भूलेंगे भी नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है इसका, नेक्स्ट मेथड है वह है बाई ऑप्शन मेथड। कौन सा मेथड है, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन से यानी ऑप्शन को देख करके केवल कैसे पता किया जाएगा, कोई भी संख्या दे रखी होगी उस संख्या में ये ऑप्शन दे करके केवल कैसे अनुमान लगाया जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित जो चल रहा। अब देखते हैं एचसीएफ निकालने के लिए से मान लीजिए संख्या थी 6, आपकी 12 और 18। इसमें आपको ऑप्शन या इसके अतिरिक्त दे लेते हैं 4, 8 और 12। 4, 8, 10 ले लेते हैं। मान लीजिए इसमें ऐसा कौन सा है ऑप्शन आपको 4 दे रखे होंगे। एक में मान लीजिए 3 दे रखा है, सेकंड ऑप्शन है आपका 4 और थर्ड ऑप्शन है आपका 2, फोर्थ ऑप्शन है आपका 5। अब कहा जाएगा ये कोई भी संख्याएं दे रखी होंगी, जैसे यहाँ पे 4, 8, 10। इसमें जो एचसीएफ है वह एचसीएफ कौन है, तो आपको पता है कि ऐसा ऑप्शन आपको उस समय उठाना है। ध्यान से देखें, एचसीएफ बाई ऑप्शन से निकालने के लिए क्या करना है, एचसीएफ का जो संख्याएं दे रखी होंगी उनसे वैल्यू हमेशा ऑप्शनों में जो अंक होंगे वह छोटे ही होंगे। और ऐसे ऑप्शन, किसी भी एक ऐसे ऑप्शन को उठाना है जो सभी संख्याओं को डिवाइड कर दे। कि क्या कर दे, सभी जितनी संख्याएं हों उन सभी संख्याओं को। 2 ऑप्शन को यहाँ पर मैंने उठाया, 2 ऑप्शन से चेक किया, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 8 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 10 को भी डिवाइड कर रहा है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यानी एचसीएफ के लिए वह ऑप्शन आपको चूज करना है जो सभी संख्याओं को डिवाइड करे पूरी तरह, वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर 3 को उठाते तो 3 4 को डिवाइड नहीं करता,
3 10 को डिवाइड नहीं करता। 4 को उठाते तो 4 इन दोनों को डिवाइड कर देता, लेकिन 10 को डिवाइड नहीं करता। 5 को उठाते यदि आप, तो 5 आपका 4 और 8 दोनों को डिवाइड नहीं करता, 10 को तो डिवाइड कर देता। तो आपका 2 ऑप्शन जो है इसी प्रकार से आप करेक्ट आंसर को आसानी से चूज कर पाएंगे। अब चलते हैं एलसीएम। एलसीएम इसका जस्ट अपोजिट रहेगा। जैसे मान लीजिए 4, 8 और 10, इसके लिए एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो ऑप्शन दे रखा होगा, मान लीजिए पहला होगा आपका 24, सेकंड ऑप्शन है आपका 30 और आपका जो थर्ड ऑप्शन है वह है आपका 36 और आपका फोर्थ ऑप्शन है वह है 40। अब कौन सा ऑप्शन सही है, इसको एलसीएम में चेक करने के लिए आपको सभी संख्याओं का डिवाइड ऐसे ऑप्शन को चूज़ करके, ऐसे ऑप्शन को आपको चूज़ करना है जिस ऑप्शन में सभी संख्याएं पूरी तरह डिवाइड कर दे जा करके। जैसे 4 का डिवाइड 24 में हो जाएगा, 8 का 24 में हो जाएगा, 10 का 24 में नहीं होगा, तो ऑप्शन ये गलत है। 4 का डिवाइड 30 में नहीं होगा, 8 का नहीं होगा, 10 का केवल होगा, यह भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देखें, 4 का डिवाइड 36 में हो जाएगा, 8 का डिवाइड 36 में नहीं होगा, 10 का डिवाइड 36 में नहीं होगा, इसलिए भी गलत है। अब 4 का डिवाइड 40 में करेंगे हो जाएगा, 8 का डिवाइड 40 में करेंगे हो जाएगा, 10 का डिवाइड 40 में करेंगे तो हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है ये पूरी तरह सभी संख्याओं से डिवाइड हो रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एचसीएफ, एलसीएम ये जो होते हैं ये जस्ट अपोजिट वर्क करते हैं। जस्ट यहाँ पे इस साइड को चलना है तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट चलना है, ये अपोजिट वर्क करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब आपको एक नोट पॉइंट बताते हैं एचसीएम व एलसीएम से संबंधित, जो मुख्य रूप से आपको बहुत उपयोगी रहेगा एचसीएफ व एलसीएम के प्रश्नों के उत्तर देने में। कौन सा पॉइंट है? वह यह है कि यदि किसी प्रश्न में अगर किसी प्रश्न में कोई सबसे छोटी संख्या अभाज्य है, अगर कोई सबसे छोटी संख्या कैसी है? अभाज्य है, तो वही एचसीएफ होगी। ये स्पेशल एचसीएफ के लिए ही है। वह कैसी होगी? वह संख्या ही एचसीएफ होगी। अन्यथा एचसीएफ हमेशा 1 होगा। कैसा होगा? हमेशा 1 होगा। तो जब कोई भी प्रश्न दिया जाए उसमें जितनी भी संख्याएं हो, उन सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या देखना, ये सबसे छोटी संख्या कैसी है? अभाज्य है, तो वही एचसीएफ हो सकती है। अन्यथा ऑप्शन 1 सही होगा। तो कब कैसा होगा? जैसे मान लीजिए कब वही संख्या सही होगी, तो पहला पॉइंट जैसे कि 7, 35, 7, 14, 35, अगर इसमें पूछा जाए एचसीएफ क्या होगा, तो सबसे छोटी संख्या देखा 7। 7 कैसी है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य आप जानते होंगे, जो एक व स्वयं से ही केवल विभाजित होती है, तो अभाज्य संख्या है सबसे छोटी, तो वही एचसीएफ होगी। कब होगी? जब उसका डिवाइड सभी में चला जाएगा तो वही एचसीएफ होगी। तो सभी का 7 का डिवाइड सभी में जा रहा, 7 का 13 में जा रहा, 7 का 35 में भी जा रहा है, तो यह 7 ही क्या होगी? एचसीएफ होगी, यही आंसर होगा। अब कब नहीं होगी? मान लीजिए संख्याएं दे दी जाए 7, 15, 18 और पूछ दिया जाए एचसीएफ क्या होगा, तो सबसे छोटी संख्या कैसी है? अभाज्य है। इसका भाग देखेंगे, क्या 15 में जा रहा? नहीं जा रहा। 18 में जा रहा? नहीं जा रहा। तो ये अब एचसीएफ क्या होगा? तो कितना होगा एचसीएफ? तो एचसीएफ हमेशा कितना निकलेगा? 1। यही पॉइंट का कहना है। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं और आगे, यदि कोई भी संख्या अभाज्य है, कोई भी संख्या कैसी है? अभाज्य है, और वह सबसे छोटी नहीं है, तो
आप जो HCF निकल के आएगा वो भी 1 आएगा। जैसे कि 6, 13 और 18। अगर इसमें बात की जाए कि HCF क्या है, तो सबसे छोटी संख्या देखी 6, लेकिन इसके अतिरिक्त सबसे छोटी तो 6 है, मगर इससे बड़ी संख्या एक आ रही, कौन सी? अभाज्य है, कौन सी? 13। तो फिर HCF जो निकलेगा वह कितना निकलेगा? तो वह आपका आंसर हमेशा 1 रहेगा। HCF कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो उम्मीद है यह एक नोट पॉइंट के रूप में आप अपने दिमाग में मैकअप कर रखें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अधिकांश पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि लोग निकालने में पड़ जाते हैं। ये सिर्फ ये केवल उनका मुख्य उद्देश्य ये रहता है ऐसे प्रश्नों को देने का, आपका टाइम वेस्ट करने का केवल। तो इन चीज़ों पर पहले फोकस करें। वह सब जितनी भी ये सब प्रैक्टिस लेवल में जब आएंगे आप, तो ये सभी आपको एक नज़र में पता चल जाएगा कि प्रश्न में क्या दे रखा और क्या करना है। अब बात आते हैं LCM से संबंधित एक नोट पॉइंट ध्यान रखें। क्या? वह यह है, यदि सभी संख्याएं अभाज्य हैं, कैसी हैं? अभाज्य हैं, या सह अभाज्य हैं, तो LCM जब आप निकालेंगे तो वह LCM जो होगा वह गुणनफल होगा। वह क्या होगा? वह संख्याओं का गुणनफल होगा। यह भी आप समझ रहे होंगे, वह गुणनफल ही होगा, क्योंकि उसका LCM फिर क्या निकालें? जैसे कि मान लीजिए 8 और 15, अब इसका कह दिया जाए आप LCM निकालिए, तो LCM आप जानते हैं ये दोनों कैसे हैं? तो सह अभाज्य हैं, तो इन दोनों को निकालने का, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और डायरेक्ट तुरंत करें क्या? आप 8 गुणे 15 कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका LCM प्राप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जैसे मान लीजिए दे दिया जाए 7 और आपका 5 दे दिया जाए, 7 और 5 में कह दिया जाए HCF क्या होगा? तो इन दोनों LCM के लिए है, तो LCM क्या होगा अगर पूछा जाए? तो LCM इन दोनों का बस सीधा इन दोनों को निकालने का अर्थ है क्या? सीधा आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 गुणे 5 यानी 5 सत्ते 35, आपका यही LCM प्राप्त हो जाएगा। यानी मल्टीपल, कब मल्टीपल होंगे संख्याएं? यहाँ पे मैं 2 दे रखे, सिंपल संख्याओं को दे रख के समझा रहे हैं, बाकी जितनी बड़ी संख्याएं भी होंगी यही प्रकार से चलेगा। अभाज्य या सह अभाज्य होने पर उन सभी का मल्टीपल आप कर दीजिए, वही LCM निकलेगा। ये LCM के लिए है। तो उम्मीद है आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब आगे की इसकी चर्चा हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगी। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, क्योंकि इसी प्रकार आगे आने वाले वीडियो सूचनाएं आप तक तत्काल पहुँचें। सभी को जय हिंद, नमस्कार।